नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जियोपोल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विनोद श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग अपने रेगुलर सेशन में एक दूसरे के साथ मुखातिब हैं और आज हम लोग डिस्कशन जो करने वाले हैं दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में जिन चीज़ों पर डिस्कशन किया, जिन चीज़ों पर चर्चा की, उसमें बंगाल के बारे में बातें हुई। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बंगाल पर किस तरह से अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल के नियंत्रण के बाद खास करके 1757 में प्लासी की लड़ाई से जो एक कार्यक्रम, जो एक श्रृंखला शुरू हुई घटनाओं की, इन घटनाओं का परिणाम हमें निकल करके मिलता है 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद होने वाले इलाहाबाद की संधियों में। इलाहाबाद की इन दो संधियों ने दोस्तों अंग्रेजों के लिए पूरा का पूरा जो मैदान था, भारत में पूरा जो प्लेग्राउंड था, वो खाली करा दिया। और इससे सिर्फ प्लेग्राउंड को खाली नहीं कराया, बल्कि इसका बड़ा मतलब मेरे कहने का आशय ये है कि इस पूरी परिस्थिति में अंग्रेजों के लिए जो भी चुनौतियां थीं, वो चुनौतियां अब समाप्त हो चुकी। अब उनको केवल अपने सत्ता का, अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और अपनी उन कूटनीतिक तरीकों से जिस तरह से भी वो भारत के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर सकते थे, भारत के लोगों के हितों की अनदेखी करके उनका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक स्तर पर शोषण कर सकते थे, ये सब कुछ उन्होंने करना शुरू। लेकिन इसी के समकालीन एक और ऐसी घटना हमें देखने को मिलती है जिसे हम लोग दोस्तों 1757 से लेकर के और 1857 के बीच की घटनाओं में देख सकते हैं। यानी कि जो प्लासी का वॉर था, ये बात हम लोग जानते हैं कि इस प्लासी का जो युद्ध हुआ बच्चों, वो हुआ 1757 में। और प्लासी के युद्ध से लेकर, यानी 1757 से लेकर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 100 सालों का सफर तय कर 1857 में पहुंचते हैं, तो यहां पर 1857 की क्रांति नजर आती। ठीक, लेकिन इस बीच के जो 100 साल का समय है, ये 100 इयर्स का जो टाइम है बीच, ये टाइम किस लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्या महत्ता है इस समय की, ये मेरा सवाल है आज का। और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे अब अपने सेशन में। दोस्तों, चूंकि अंग्रेजों की नीतियों की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों ने अपने पांव पसारे, ब्रिटिश सत्ता ने भारत में अपने उस औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार किया, समझा जा सकता है कि भारतीय लोगों के जीवन में भी किस स्तर की समस्याएं आ रही हों। खासकर अगर हम बात करें दोस्तों अंग्रेजों की, तो अंग्रेज जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात थे, सबसे ज्यादा जो चर्चित थे, वो थी दोस्तों उनकी दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली, या फिर आप इसे अंग्रेजों के रेवेन्यू सिस्टम के रूप में भी डिफाइन कर सकते। इस रूप में बेटा आप इसे अंग्रेजों के रेवेन्यू सिस्टम के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अब भारत में अंग्रेज जो थे वो अपनी नीतियों को जिस तरह से लागू कर रहे थे, खासकर कि भारत के लोगों की जो सांस्कृतिक पहचान थी, जिसे हम लोग कल्चरल आइडेंटिटी भी कहते हैं, ऐसा लग रहा था भारतीयों को कि अंग्रेज उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इसका एक कारण मैं दे देता हूं आपको, और वो कारण है बच्चों ईसाई धर्म प्रचारक, या ईसाई धर्म का, क्रिश्चियनिटी का प्रचार जो उस वक्त किया जा रहा था, इसको एक बड़ा कारण माना जा सकता है। ठीक है, तो इस दौरान चाहे बात दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली की हो या भारतीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने के संबंध में अंग्रेजों की जो कोशिशें थीं, हालांकि भारतीयों ने दोस्तों, भारत में साक्षरता का जो स्तर था, जो एजुकेशन लेवल था, वो बहुत अच्छा नहीं था, ये कहा जा सकता। उस समय बड़े कम लोग, चुनिंदा लोग ही थे जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन पाते थे, तो उनके विचार तो आधुनिक थे। लेकिन जब यही बात अगर मैं ये कहूं कि भाई जो बहुसंख्यक आबादी थी भारत की, जो ज़्यादातर लोग थे,
क्या वो भी उतने पढ़े लिखे थे? क्या वो भी वैचारिक रूप से उतने ही उन्नत थे? क्या वो भी उतनी ही खुली विचारधारा के लोग थे? और सुधारों को क्या उसी प्रकार से उन्होंने स्वागत किया जैसे कि किया जाना चाहिए किसी भी सुधार का? नहीं। उस समय भारत में किए जाने वाले खास करके जो प्रशासनिक और सामाजिक सुधार की श्रृंखला शुरू हो रही थी, कौन सी बेटा? सामाजिक और जो धार्मिक सुधारों का प्रयास अंग्रेज अपने स्तर पर कर रहे थे, इसे बहुसंख्यक भारतीय आबादी ने अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों के विरुद्ध मानते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और यह विरोध जो है दोस्तों, एक दो दिन नहीं चला, एक दो साल नहीं चला। इन विरोधों की एक लंबी श्रृंखला हमें नजर आती है। सन 1757 में प्लासी से लेकर और 1857 की क्रांति के बीच के इस 100 साल, यानी इस 100 साल का जो समय है दोस्तों, इसे हम लोग किस रूप में डिफाइन करते हैं? यह है दोस्तों विद्रोह का काल। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? इस समय को कहा जा सकता है 1757 से 1857 का समय। इसे हम लोग नाम देंगे विद्रोह का काल। क्या कहेंगे बेटा इसे? इसी को हम लोग विद्रोह का काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी चीज देखिए, अब ये जो विद्रोह के काल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर होने वाले विद्रोहों को अगर हमें क्लासिफाई करना हो, ये विद्रोह कितने प्रकार के थे, तो हम क्या नाम ले सकते हैं? देखिए, इन विद्रोहों को दोस्तों 4 अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया जाता है। कितने भागों में हम इन्हें बांट सकते हैं? तो इन्हें हम 4 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला नाम था नागरिक विद्रोहों का। ठीक, सबसे पहले जो विद्रोह थे उनमें हम रखेंगे नागरिक विद्रोहों को। नागरिक विद्रोहों के बाद ज्यादातर जो जनता थी वो खेती के काम में संलग्न थी, तो इसे हम अगर कहें कृषक विद्रोह, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं दोस्तों आदिवासी विद्रोह या फिर जनजातीय विद्रोह। तीसरा क्या है? जनजातीय, या आप इसे आदिवासी विद्रोह बोलते हो। और चौथा नंबर हो जाता है हमारे कुछ महत्वपूर्ण सैन्य विद्रोहों का। ठीक, यानी इनमें हम विद्रोह के काल को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। देखो, चारों के विद्रोह के कारणों को अगर डिफाइन करोगे तो वहां कारण भी अलग अलग है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि भाई नागरिक विद्रोह का कारण क्या था, तो नागरिक विद्रोह का ज्यादा बड़ा कारण उस समय के सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर इन नागरिकों को जो असुरक्षा महसूस होती थी, वो था सांस्कृतिक धार्मिक असुरक्षा थी इनकी सबसे बड़ी वजह। कृषक विद्रोह की बात करें तो इसका ज्यादातर जो बड़ा कारण था वो अंग्रेजों की लगान व्यवस्था थी, उनकी जो रेवेन्यू सिस्टम हम कहते हैं, उसे हम इसका ज्यादा बड़ा कारण मानते हैं। जनजाति और आदिवासी विद्रोह की बात करें तो इसका बहुत बड़ा कारण था दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, और इन आदिवासियों को उन प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से क्या कर देना? वंचित कर देना। और सैन्य विद्रोह तो थे ही। सैन्य विद्रोह का ज्यादा बड़ा कारण था बच्चों भेदभाव, प्रोन्नति, मतलब प्रमोशन नहीं मिलता था उन्हें, और साथ ही साथ इन भारतीय सैनिकों को कभी भी ब्रिटिश सैनिकों के समान सम्मान नहीं मिलता था। ना तो सम्मान मिलता था, ना उनका वेतन था उतना,
और प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन जो भारतीय सैनिकों को मैक्सिमम मिल भी पाता था, वो सैनिकों को प्रमोशन जो है दोस्तों, अगर पुलिस के लेवल पर हम देखें तो चौकीदार ही रह जाते थे। वो चौकीदार से ऊपर कोई प्रमोशन मिलता नहीं था उन्हें। इस स्थिति की बात थी। तो सबके पास अपने अपने कारण हैं, और जिसके जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, इन सभी को हम लोग अलग अलग भागों में डिफाइन करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि इन विद्रोहों के कारणों को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो बच्चों लिखा जा सकता है यहां पर बढ़िया तरीके से इसका आंसर। और चलिए मैं उसको आगे लिखने की कोशिश करता हूं। जैसा मैंने आपसे कहा बच्चों कि यहां पर इन विद्रोहों के कारणों को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त जैसे नामों से भी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है। दूसरा, नवीन करों का यानी टैक्सेस का भारी बोझ जो भारतीय किसानों पर पड़ रहा था बच्चों, है ना। उसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका, किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर देना। किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर देना। और चौथा कारण दोस्तों, जनजातियों की भूमि पर आक्रमण, है ना। चौथा कारण क्या हो सकता है? जनजातियों की भूमि पर आक्रमण, ये चीज। यानी हम इन चारों को महत्वपूर्ण कारण के रूप में डिफाइन कर सकते। ठीक है। और यही चारों कारण थे उन विद्रोहों के जिनको हमने यहां पर पीछे आपको समझाने की कोशिश की, जैसा कि इन चारों के लिए। ठीक है। यहां पर भी हमने कारण आपको बताए हैं, और अगले पेज पर इसे हमने थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब इन सभी विद्रोहों में दोस्तों सबसे पहला जो विद्रोह हम लेकर के चलेंगे, खासकर कि सबसे पहले हम लोग बात जो करेंगे वो इन्हीं विद्रोहों की करेंगे जिसे हम नागरिक विद्रोह का नाम देते हैं। और इन नागरिक विद्रोहों में जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला जो नाम हम ले सकते हैं, वो नाम क्या होगा बेटा? तो एक बॉक्स में कर लीजिएगा ताकि ये अलग से आपको समझ में आता रहे। सबसे पहला नाम मैं आपके लिए ले रहा हूं बेटा, सन्यासी विद्रोह का। ठीक है। ये पहला विद्रोह है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सन्यासी विद्रोह। चलिए अब सन्यासी विद्रोह की बात पहले कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1760 से लेकर के करीब 1760 या 63 से लेकर के और 1800 ईस्वी तक चलने वाले विद्रोह के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। 1760 या 63 से लेकर 1800 एडी तक या ईस्वी तक यह विद्रोह चलता रहा। इस विद्रोह के अगर कारणों की बात की जाए दोस्तों, तो इस विद्रोह के जो कारण थे या इस विद्रोह में जो लोग शामिल थे, उनमें सबसे ज्यादा जो लोग थे वो शंकराचार्य के अनुयायी थे, और वो सभी एक विशेष संप्रदाय से संबंधित थे जिसे हम लोग गिरि संप्रदाय कहते हैं। गिरि संप्रदाय के लोग थे बेटा ये। और ये किसके अनुयायी थे? शंकराचार्य के अनुयायी थे।
सबसे ज्यादा अगर इस विद्रोह का प्रभाव आपसे पूछा जाए कि भाई कहां पड़ा था, किस क्षेत्र पर इस विद्रोह के सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों बंगाल और बिहार ये दो ऐसे क्षेत्र थे सर्वाधिक प्रभावित रहे इस आंदोलन। सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र थे वो थे बेटा बंगाल और बिहार। ये दोनों ही इससे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। दूसरी बात यहां पर इस आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिमों का समान रूप से सहभागिता रही। मुस्लिमों की एक समान हमें यहां पर क्या दिखाई देती है बेटा, सहभागिता नजर आती है। ठीक है, किसकी किसकी, हिंदुओं और मुसलमानों की एक जैसी सहभागिता हमें यहां पर देखने को मिलती है। और विशेषकर जैसा मैंने आपसे कहा कि वंदे मातरम का नाम हमें यहां पर याद रखना है। इनका जो नारा था बच्चों, वो नारा था ओम वंदे मातरम। इनका जो प्रमुख नारा था वो क्या था, वो था ओम वंदे मातरम। ओम वंदे, ठीक है, ये इनका नारा था उस समय। अब ये था क्यों, क्योंकि ये सभी लोग विशेषकर एक ही संप्रदाय के लोग थे और जिस तरह से भारत में सांस्कृतिक रूप से भारतीय नागरिकों के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी, उसके खिलाफ हमें यह विद्रोह देखने को मिलता है, सन्यासी विद्रोह। दोस्तों इसी सन्यासी विद्रोह पर 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब की रचना भी की थी। 1882 में, इधर आ जाते हैं, 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कौन से बुक को यहां पर लिखा गया था, उस बुक का नाम है दोस्तों आनंद मठ। ठीक है, क्या नाम है उस बुक का, उस बुक का नाम है बच्चों आनंद मठ। और इस किताब की रचना जो 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी, और यह पूरी कहानी आनंद मठ की इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित रही है। दूसरी बात दोस्तों, यहां एक और बहुत अच्छा सवाल जो है वो आपको याद रखना है कि क्या इस आंदोलन में जो पूछा जाता है कि क्या इस आंदोलन में महिलाओं की भी सहभागिता रही है क्या? जी हां, बिल्कुल रही है। इस आंदोलन से जुड़ी हुई दो महिलाओं की अगर बात की जाए तो एक का नाम आपको देखने को मिलता है भवानी पाठक का, और एक नाम मिलता है आपको देवी चौधरानी का, जिस पर अलग से भी आपको बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें महिलाओं ने भी इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। और अगर इसमें महिलाओं ने भी बेटा बढ़ चढ़कर भाग लिया तो वो कौन सी दो महिलाएं थी, उनका नाम चलिए देख लेते हैं। दो महिलाओं का, एक थी आपकी भवानी पाठक और एक थी बेटा देवी चौधरानी। ये दोनों ही महिलाएं थी इस आंदोलन में, इस विद्रोह में, जिन्होंने बराबर की सहभागिता की थी। यानी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता था। अब यहां यह बात ध्यान रखिएगा कि यह विद्रोह अंग्रेजों के लिए समस्या क्यों बन गया। तो बेटा यह विद्रोह इसलिए समस्या बन गया कि इस विद्रोह में जो लोग गृह संप्रदाय के थे और शंकराचार्य के अनुयायी थे, ये लोग क्या करते थे, गुरिल्ला पद्धति से, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे।
अब गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने का मतलब छिप कर अपने दुश्मनों पर, अपने शत्रुओं पर हमला करना। और इस कारण से अंग्रेज इस आंदोलन में या इस विद्रोह को ठीक ढंग से रोक नहीं पा रहे थे और उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा था। और ये भी ऐसा नहीं था एक दिन या 2 दिन ही केवल ऐसा हुआ हो, ये विद्रोह लंबे समय तक चला, यानी करीब करीब आप 40 साल से भी ज़्यादा समय तक ये विद्रोह चलता रहा। और पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें मैंने आपको बताया बच्चों कि हिंदुओं और मुसलमानों की भी भूमिका सबसे ज़्यादा रही। तो बंगाल और बिहार में इसका जो नेतृत्व किया गया था, ध्यान दीजिएगा, बंगाल और बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो बंगाल और बिहार में इसका जो नेतृत्व किया गया, बंगाल और बिहार में इसका जो नेतृत्व किया गया बेटा, वो नेतृत्व किया गया था मंजर शाह के द्वारा। इसके द्वारा नेतृत्व हुआ था, ये नेतृत्व किया गया बच्चों मंजर शाह के द्वारा। और मंजर शाह के इस नेतृत्व से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भाई नाम सन्यासी विद्रोह और नेतृत्व एक अल्पसंख्यक को, एक मुस्लिम को, तो मतलब तो साफ है, यानी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम जैसा कोई भी एंगल नहीं था। दोनों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी उस समय अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के हितों और भारतीयों के बेहतरी से अपने आप को अलग रखना और सिर्फ भारतीयों को उपयोग या उपभोग की विषय वस्तु मानकर भारतीय संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं और उनकी विचारों को दबाने की कोशिश करना, ये सब कुछ हमें वहां पर नजर आता है। हालांकि इस पूरे विद्रोह में दोस्तों एक चीज जो बड़ा देखने को मिलता है, इन विद्रोहियों ने क्या किया कि जिस खेतों से या जिन खेतों में उगने वाली फसल से अंग्रेजों को रेवेन्यू मिलता था, इन्होंने सीधे तौर पर अंग्रेजों के रेवेन्यू सोर्सेस पर ही अटैक किया। और वो कैसे किया? खेतों को लूट लेना, यानी सन्यासी जो इस आंदोलन में शामिल रहते थे उन्होंने खेतों को लूटना और उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया था। तो इससे रेवेन्यू का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। तो इस बात को हम लोग आगे लिख लेते हैं। सन्यासियों द्वारा अंग्रेजों के राजस्व स्रोत खेतों को लूटना और नष्ट करना, खेतों को लूटना और फसलों को नष्ट करना और फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया गया, नष्ट किया जाने लगा। या जाने लगा। और भाई जब इस तरह का नुकसान अंग्रेजों को हुआ, इस तरह का लॉस उन्हें हुआ, तो फिर अब मामला नियंत्रण से बाहर जा चुका था, पानी सर से ऊपर जा चुका था। और इसलिए इस विद्रोह को दबाना या उसका दमन करना ही अब एकमात्र विकल्प बनकर रह जाता है। और यह काम कैसे हुआ बच्चों? यह काम किया गया उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? इस समय अंग्रेज अधिकारी या कह सकते हो कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। ठीक है, ये चीज हो गई बात आपकी इस विद्रोह की बच्चों। ये बातें हो गई आपके सन्यासी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है आपका? ये चीज आपका यहां पर हमारा क्लियर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे एक और विद्रोह की,
और जो हमारा दूसरा विद्रोह देखने को मिलेगा, इस विद्रोह को दोस्तों हम लोग, हालांकि ये बाद की बात हो जाएगी, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर हम देखें तो यहां पर भी हमें एक नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अब वो क्या मिलता है वो चलिए समझ लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। दोस्तों रंगपुर के विद्रोह की बात करते हैं। रंगपुर का जो विद्रोह हुआ वो कब हुआ, वो इस क्रम में दूसरा विद्रोह मानेंगे हम उसे। रंगपुर विद्रोह कुछ है जिनको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, जहां एक्सप्लेनेशन की इंपॉर्टेंस रहेगी हम उसको बिना कहे एक्सप्लेन करेंगे आपके, लेकिन जहां नहीं वहां पर बहुत छोटे में इसको समझने की जरूरत है। देखिए रंगपुर विद्रोह की बात हो रही है तो बच्चों इस विद्रोह से अगर प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो प्रभावित क्षेत्र था पश्चिम बंगाल। ठीक है, कौन सा क्षेत्र बेटा इससे प्रभावित रहा रंगपुर विद्रोह से? तो पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित रहा। और सन 1783 की हम बात करेंगे। किस वर्ष की बेटा? सन 1783 की, वर्ष 1783 का था। तीसरी बात कि इसका जो नेतृत्व किया गया वो भी, इसमें भी एक खास बात नजर आती है और वो चीज थी हिंदू और मुस्लिमों का संयुक्त रूप से इस तरह के नेतृत्व या फिर इस तरह के विद्रोहों को लीड करना। अब इसमें देखिए नेतृत्व जो किया गया इसका, वो किया गया बच्चों, पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था धीरज नारायण। ठीक है, धीरज नारायण थे और इनका साथ इसमें दिया नूरुलुद्दीन ने। किसने दिया बेटा? इसमें उनका साथ देने वाले व्यक्ति थे नूरुलुद्दीन। इन दोनों ने नेतृत्व किया। और अगर बात करें कि इसका कारण क्या था तो कारण वही था क्योंकि उस क्षेत्र में यानी रंगपुर क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने यहां पर जो भी फसल उग रही थी उसमें किसानों के द्वारा जो रेवेन्यू दिया जा रहा था पारंपरिक रूप से अब तक, उस रेवेन्यू की दर को बढ़ा दिया। यानी कि भूमि या राजस्व की दरों में होने वाली वृद्धि, यहां लिख लेते हैं, भूमि के राजस्व दरों में होने वाली वृद्धि को ही इसका कारण माना जाता है। इसका कारण माना गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये वाली? तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतनी ही बातें हमें करनी है। किसके बारे में? रंगपुर विद्रोह के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरे विद्रोह की तरफ चलते हैं। दूसरा जो विद्रोह हमें देखने को मिलेगा वो इसी समय की बात हम करेंगे, इसी दौरान की बात करेंगे। और वो विद्रोह था दोस्तों अवध में होने वाला पारंपरिक विद्रोह। या इसे अगर मैं कह दूं कि अवध का नागरिक विद्रोह कहें, सिटीजन जो आपका रिवोल्ट है, वो ज्यादा सही होगा। तो अवध का नागरिक विद्रोह। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखो अवध के नागरिक विद्रोह पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। सन 1797 की हम बात करेंगे। 1797 में वजीर अली खां का नाम आपने सुना होगा। वजीर अली खां जो था वो अवध का चौथा नवाब था दोस्तों। और वजीर अली खां अंग्रेजों की मदद से 1797 में सत्ता में आता है। ठीक है, और जब वो सत्ता में आता है तो थोड़े समय तक, सिर्फ 97, 98, 99, सिर्फ 2-3 साल तक ही वो सत्ता में रहा। लेकिन धीरे धीरे जब उसे भी ये समझ में आया कि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या है, अंग्रेज कैसे शासन करते हैं और उनके लिए स्थानीय शासकों के हित या स्थानीय जनता की बेहतरी कोई मायने नहीं रखती, तो इससे उसका भी धैर्य जवाब दे गया।
और जब उसका धैर्य जवाब दे गया तो दोस्तों 1797 के आगे बढ़ते बढ़ते 2-3 साल में ही अंग्रेजों के साथ उसके संबंध खराब हो गए। अब जब अंग्रेजों के साथ उसके संबंध खराब हुए तो स्वाभाविक तौर पर अंग्रेजों को जो फायदा उससे उस समय तक मिलता रहा होगा, उसने अंग्रेजों को वो लाभ देने से मना कर दिया और अब अंग्रेजों के लिए सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी बेकार हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है, अब उसे सत्ता से हटाने की कोशिशें होती और ये कोशिशें कामयाब तब हुई दोस्तों कि जब उसे खराब संबंधों की वजह से अंग्रेजों द्वारा सत्ता से हटा दिया गया और पेंशन देकर के वाराणसी भेज दिया गया और सादत खां जो है बच्चों, सादत खां को अगला गवर्नर बना दिया गया था, सॉरी अगला जो नवाब है वो बना दिया गया था अवध का, सादत खां सेकंड को। फर्स्ट की बात नहीं हो रही है, सेकंड की बात हो रही है। जब सादत खां को गवर्नर या सॉरी जब नवाब बना दिया गया अवध का और वजीर अली खां को वहां से हटाया गया तो इसके खिलाफ जो है दोस्तों उसका धैर्य जवाब दे गया, यानी कि वजीर अली खां का। और वजीर अली खां ने क्या किया, उसने बनारस के जो रेजिडेंट था, अंग्रेज रेजिडेंट, इसका नाम था फ्रेडरिक चेरी, उसकी हत्या कर दी। भाई अब जब एक स्थानीय शासक किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है अब वो शासक उन अंग्रेजों की नज़र में, उनकी आंखों में किरकिरी बन जाएगा, चुभने लगेगा। और फिर इसका परिणाम ये हुआ, जब ये स्पष्ट हो गया वजीर अली खां को कि भाई अब हमने जो कर दिया है दिस इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो उसने रिवोल्ट शुरू कर दी। और इस रिवोल्ट को हम किस रूप में जानते हैं, अवध के नागरिक विद्रोह के रूप में जानते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा 1797 में वजीर अली खां को या वजीर अली खां, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता से अवध का चौथा नवाब बना। चौथा नवाब बना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बेटा, जल्दी ही अंग्रेजों के साथ उसके संबंध खराब हो गए। अंग्रेजों के साथ उसके संबंध खराब हो गए और इसका रिजल्ट क्या निकला बेटा, इसका रिजल्ट ये हुआ कि वजीर अली खां को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। ठीक है बच्चों, क्या कर दिया गया, उसे पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया और सआदत खां सेकंड को, उसकी जगह नया नवाब नियुक्त किया। ठीक है, उसकी जगह नया नवाब नियुक्त किया गया। ठीक है, अब इससे इतना तो वो समझ ही गया था कि अब मैं अंग्रेजों के लिए उतना फायदेमंद नहीं हूं और अब मुझे सत्ता से हटाने की कोशिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर वो एग्रेशन नजर आएगा उसके व्यवहार में, उसके आचरण में। परिणाम क्या हुआ इसका, परिणाम स्वरूप
वजीर अली खान ने ब्रिटिश रेजिडेंट नाम था उसका दोस्तों फ्रेडरिक चेरी, ठीक है, रेजिडेंट फ्रेडरिक चेरी की हत्या कर दी और अंततः ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्या किया गया बेटा? विद्रोह जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका अवध के नागरिक विद्रोह के रूप में डिफाइन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, विद्रोह जो स्टार्ट हुआ वो फाइनली हुआ था 1799 में, 1799 में ये विद्रोह जो है वो, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट सारे हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले विद्रोह की चर्चा पर आते हैं। और अगला जो विद्रोह है, ये विद्रोह है दोस्तों पोलीगर का विद्रोह। कौन सा? इस विद्रोह को हम लोग पोलीगर विद्रोह कहते हैं। और जो पोलीगर का विद्रोह था ये कब से कब तक चलता रहा? तो ये विद्रोह चला दोस्तों 1795 से 1805 के बीच। 1795 से 1805 एडी के बीच ये पोलीगर विद्रोह जो है वो भारत में हुआ है। खासकर ध्यान दीजिएगा, इस विद्रोह का जो मुख्य केंद्र है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था, तो बच्चों इस विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो दक्षिण भारत रहा है। ठीक है, और दक्षिण भारत में अगर हम पोलीगरों की बात करें तो बच्चों पोलीगर जो है वो एग्जैक्टली पलयक्करागल कहते हैं उस जगह को। क्या नाम है उसका? उस जगह का नाम है पलयक्करागल। ठीक है, तो 1700 जो वर्ष मैंने बताया 1795 का, तो 1795 में दक्षिण भारत में जो आपके पोलीगर थे उनको, जिन्हें हम पलयक्करागल के नाम से भी बुलाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह जो है वो स्टार्ट किया गया था। आप कह सकते हो दोस्तों कि सन 1781 में अर्काट का नाम आपने सुना होगा। 1781 में अर्काट के नवाब ने जो है दोस्तों तिरुनेलवेली नाम की जगह, आज की डेट में आप उसे तिरुनेलवेली कहते हैं, तिरुनेल के नाम से पहले बुलाया जाता था, तो उस तिरुनेलवेली का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और उसके अलावा जो कर्नाटक क्षेत्र था, इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन अंग्रेजों को सौंप दिया। अब अंग्रेजों के नियंत्रण में जब ये इलाका आया तो अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके में अपने हिसाब से मनमाने राजस्व दरों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, और इसी में जो टैक्स इंप्लीमेंट किया गया, जो टैक्स बढ़ा दिया गया, जो पहले से चल रहा था तो उसको भी बढ़ाया गया, और कुछ नए टैक्सेस वहां पर इंपोज किए गए। इसके खिलाफ जो है वहां के इस समुदाय ने, जिन्हें हमने पोलीगर का नाम दिया है, इस समुदाय के लोगों ने जो है इस बढ़े हुए टैक्स के विरोध में विद्रोह शुरू कर दिया। दोस्तों नेतृत्व की बात करें तो कट्टा बोम्मन नायकन नाम का व्यक्ति है जिसको इस पूरे कार्यक्रम, इस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। कट्टा बोम्मन नायकन कहते हैं उसे। और फाइनली दोस्तों 1809 में, आप 1809 कह रहे हैं, पहला चरण जो इसका हुआ वो 1795 से 1800 ईस्वी तक चला। लेकिन इसका जो दूसरा चरण था जो 1801 में स्टार्ट हुआ और 1805 तक चला, ये दूसरा वाला जो चरण था ये ज्यादा हिंसक रहा, और इस दौरान बड़े स्तर पर अंग्रेजों की हत्याएं की गई, अंग्रेज अधिकारियों के साथ समय समय पर झड़पें हुई, और उसका परिणाम हिंसक आंदोलन के रूप में हम पोलीगर विद्रोह को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सारी बातें यहां पर क्लियर हैं, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में दक्षिण भारत
सर्वाधिक प्रभावित रहा? सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। ठीक है, जहां पोलिगर या इसी को कहा जाता है दोस्तों पलयक्करागल। क्या कहते हैं इसे? इसी को कहते हैं पलयक्करागल, ये नाम आपका। ठीक है, तो दक्षिण भारत सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा जहां पोलिगर या पलयक्करागल लोग निवास करते थे। लोग निवास करते थे। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, जैसा मैंने कहा कि 1781 यानी 1781 में क्या हुआ? 1781 में जो आपके अर्काट के नवाब थे, 1781 में अर्काट के नवाब द्वारा जो तिरुनेलवेली का इलाका था, तिरुनेलवेली, क्या नाम है जगह का बच्चों? तो जगह का नाम है तिरुनेलवेली। ठीक है, तो 1781 में अर्काट के नवाब द्वारा तिरुनेलवेली तथा कर्नाटक क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी उस क्षेत्र के प्रबंधन का जो अधिकार था, वो दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तिरुनेलवेली तथा कर्नाटक क्षेत्र के प्रबंधन का अधिकार इसको दे दिया गया बेटा, कंपनी को दे दिया गया। कंपनी को दे दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ? कंपनी द्वारा उस क्षेत्र में भू राजस्व की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि, भू राजस्व की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि और कई प्रकार के नए कर लगाए गए। कई प्रकार के नए कर आरोपित कर दिए गए। आरोपित किए गए। ठीक है, और इसी के खिलाफ जो है दोस्तों, इस नए नए तरह के टैक्स जो वहां पर इंप्लीमेंट हो रहे थे, इन्हीं टैक्सेस के विरोध में इस पूरे क्षेत्र में हम ये बात कह सकते हैं कि जो पोलिगर लोग थे, इन पोलिगर लोगों ने यहां पर विद्रोह को अंजाम दिया। समझ में आ रही बात यहां पर ना? ठीक है, तो कंपनी को जब दिए गए तो यहां पर ये सारे करारोपण के विरोध में विद्रोह हुआ। तो इस विद्रोह का ध्यान रखिएगा, 2 चरणों में ये विद्रोह हुआ। प्रथम चरण ये स्टार्ट होता है दोस्तों 1795 से 1800 एडी। ठीक है, ये प्रथम चरण था। 1795 से 1800 एडी तक स्थानीय लोगों द्वारा करारोपण का विरोध किया गया। करारोपण का विरोध किया गया।
ठीक है बच्चों। लेकिन इस चरण में जब उन्होंने केवल विरोध जताया तो इस विरोध को दबाना ही विकल्प था अंग्रेजों के लिए, और उन्होंने इसका बलपूर्वक दमन किया। ठीक है, जिसका अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? दमन किया गया। अंग्रेजों द्वारा ठीक है, क्या किया गया बच्चों? दमन किया गया। और फाइनली दूसरा जो स्टेज इसका स्टार्ट होता है, दूसरा जो चरण होता है वो देखिएगा, वो 1801 में स्टार्ट होता है। दूसरा चरण कब शुरू होता है? 1801 में स्टार्ट होता है, और दूसरा चरण 1801 से लेकर और 1805 तक चलता है, जो अधिक हिंसक रहा, अधिक हिंसक रहा। ठीक है, ज्यादा वायलेंट रहा, क्योंकि भाई अब अभी तक जो था वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर लोग उस करारोपण का विरोध कर रहे थे तो बलपूर्वक जो है उनका क्या किया जा रहा था? दमन किया जा रहा था। लेकिन दूसरे चरण में अंग्रेजों के विरुद्ध स्थानीय लोगों का धैर्य भी क्या हो गया? टूट गया बच्चों। धैर्य उनका जवाब दे गया, और जब उनका धैर्य स्थानीय लोगों के विरुद्ध जवाब दे गया तो परिणाम सबको पता है, परिणाम एकदम स्पष्ट है। और वो क्या था बच्चों? दूसरा चरण 1801 से 1805 जो अधिक हिंसक रहा, में पोलीगरों ने अंग्रेजों का प्रबल विरोध किया। अंग्रेजों का प्रबल विरोध, ठीक है ना? ये ध्यान रखें। क्लियर हो गई बात? तो दोनों चरणों का हमने जिक्र आपको बता दिया है, दोनों चरण हमारे यहां पर क्लियर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले विरोध की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा विरोध है बेटा, ये है एग्जैक्टली आपके फराइजी विद्रोह के रूप में हम इसको जानते हैं। किस रूप में बेटा? इस विद्रोह को हम लोग फराइजी विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। और इस फराइजी विद्रोह का जो मतलब है वो समझ लेना है आप लोगों को। वो क्या है फराइजी विद्रोह का? देखिए, फराइजी विद्रोह जो है बच्चों, ये भी सबसे ज्यादा प्रभावित अगर प्रांत की बात की जाए तो वैसे तो ये विद्रोह 1804 में स्टार्ट हुआ, और इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा वो था आपका बंगाल। ठीक है, फराइजी विद्रोह। ठीक है, इसकी हम लोग पहले बात, जैसा मैंने कहा कि ये स्टार्ट कब हुआ, तो ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1804 में। 1804 में प्रारंभ हुआ था, और इस विद्रोह से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र था वो प्रभावित क्षेत्र आपका क्या था? बंगाल था। ठीक है, अब फराइजी की अगर बात करें कि इसका मकसद क्या था, या ये विद्रोह किस तरह या किस नेचर का है, तो ध्यान रखिए, फराइजी का मतलब पहले समझ लेते हैं। फराइजी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है बेटा? फराइजी शब्द का मतलब होता है अल्लाह का हुक्म मानने वाले, अल्लाह का हुक्म, क्या कहते हैं ना, आदेश, आदेश मानने वाले। ठीक है, ये इसका सही मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब इसका जो नेतृत्व किया गया, जो इसको लीड किया गया बच्चों, वो लीड किया इस क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था दादू मियां। दादू मियां द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है,
और जब दादू मियां द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया तो याद रखिएगा, ये इसका जो पर्पस था, इसका जो मकसद था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो था दोस्तों और कुछ नहीं बल्कि जो मुस्लिम समाज था, उस मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। इसका मकसद क्या था? उद्देश्य अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? उद्देश्य था मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना। ठीक है, तो ये फराइजी विद्रोह नजर आ रहा है दोस्तों। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात भी कभी कभी पूछी जाती है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक प्रभावित जो जिला था, भाई वो तो क्षेत्र तो बंगाल था, जिला पूछेगा तो बताइएगा फरीदपुर जिला। सबसे प्रभावित जिला कोई अगर था इसका, वो जिला है बच्चों फरीदपुर। ठीक है, कौन सा? फरीदपुर जिला जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित था। ठीक है, तो हम लोगों ने कई तरह के आंदोलनों को समझा। आज कई टॉपिक पर हमारी आपकी चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने आपको विद्रोह के कारण और समय के बारे में यहां पर समझाया। साथ ही साथ हम लोगों ने बातें की इसके अन्य प्रकारों पर, जैसा कि सन्यासी विद्रोह पर चर्चा हम लोगों ने की। फिर बात रंगपुर विद्रोह की हुई, अवध के नागरिक विद्रोह की चर्चा हम लोगों ने की। ठीक है, और फिर पोलीगर विद्रोह पर बात हुई, एंड देन फराइजी विद्रोह पर चर्चा हुई। ठीक है, लगभग 5 तरह के विद्रोह हम लोगों ने देखे हैं। अभी कुछ और नाम है जिस पर हम लोगों को अगली क्लासेस में डिस्कशन करना है, लेकिन आज के लिए यहीं तक। और भी चीजें हैं जिस पर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल यहीं। तो इस समय दोस्तों बातें हो रही हैं हम लोगों के नागरिक और जनजातीय विद्रोहों पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, चाहे वो बात पोलीगर विद्रोह की हो या फिर रंगपुर विद्रोह की, ये बातें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण विद्रोहों की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। और इन विद्रोहों में, जैसा कि मैं लिख चुका हूं आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख भी रहे हैं, बात हो रही है दोस्तों नागरिक और जनजातीय विद्रोहों की। विद्रोहों की भूमिका क्या है, अगर मोटे शब्दों में मैं कहूं और ये आपको समझाने का प्रयास करूं, तो वो ये है बच्चों कि आपके इन्हीं विद्रोहों ने भारतीय जनमानस के मन में आजादी की ललक पैदा, या फिर उन संघर्षों की कह सकते हैं कि नींव स्थापित हुई, जिस पर हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा जो है एक काफी बड़ा संघर्ष जो है वो हमारा स्थापित हो पाया। साथ ही साथ आम जनमानस की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे संघर्ष में सहभागिता का जो एक क्रम है वो भी हमें यहीं से प्रारंभ होता हुआ नजर आता है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, बहुत सारे इसके बैकड्रॉज हैं, उन पर भी हम लोग बातें कर रहे हैं। चलिए अगले विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों की श्रृंखला में अगले नाम की, और वो विद्रोह है बेटा वेलुथम्पी का विद्रोह। वेलुथम्पी का विद्रोह। ठीक है, इस पर हम लोग अब बात करेंगे अपनी। और वेलुथम्पी का विद्रोह क्यों महत्व रखता है, यहां से हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, सन 1808 से 1809 ये वर्ष है जो वेलुथम्पी के विद्रोह के लिए जाना जाता है। यानी कि 19वीं सदी के प्रारंभ में ही ये विद्रोह हमारा देखने को मिलता है, 1808 और 1809 ईस्वी में। और इस विद्रोह में दोस्तों जो केंद्र रहा है उसकी अगर बात करें तो केरल का वो इलाका जिसे हम लोग त्रावणकोर के नाम से जानते। त्रावणकोर के दीवान के रूप में वेलुथम्पी जो थे, इनका अच्छा खासा नाम था। लेकिन उस क्षेत्र विशेष में दोस्तों अगर बात की जाए तो वहां पर अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश रेजिमेंट के द्वारा जो है वेलुथम्पी के आंतरिक मामलों में किया जा रहा हस्तक्षेप। अंग्रेजों की नीति हमेशा से यही रही है कि स्थानीय शासकों की आंतरिक राजनीति में कैसे अधिक से अधिक हस्तक्षेप किया जाए, कैसे उन्हें अपने ऊपर निर्भर बनाया जाए, और बाद में उनके आर्थिक संसाधनों का कैसे दोहन किया जाए, कैसे उनका शोषण किया जाए। वो हमेशा इसी फिराक में लगे रहते। और इस क्रम में वेलुथम्पी के दीवान, माफ करें, त्रावणकोर के दीवान जो थे वेलुथम्पी, उनके राज्य और उनके प्रशासन संबंधी आंतरिक मामलों में
अंग्रेज अधिकारियों द्वारा और ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा किया जा रहा हस्तक्षेप ही इसकी सबसे बड़ी वजह बना। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी सेना को उखाड़ फेंकने का आह्वान जो है हमें उस समय देखने को मिलता है। और ये जो आह्वान किया गया था, यह आह्वान किया गया था इसी वेलुथम्पी के द्वारा। लेकिन पूर्व के सभी विद्रोहों की तुलना में वेलुथम्पी का विद्रोह अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, यह समझना हमारी आपकी जरूरत है। प्रश्न के लिहाज से दोस्तों, किसी भी जनजाति या फिर नागरिक विद्रोह में ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की, किसी अंतरराष्ट्रीय सहयोग या समझौते की कोई स्थिति बन रही हो। लेकिन वेलुथम्पी के विद्रोह में हमें यह चीज देखने को मिलती है। दोस्तों, वेलुथम्पी ने फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों से भी सहयोग की मांग की और उसके लिए उसने इन देशों के साथ संपर्क किया, जो अपने आप में समकालीन परिस्थितियों को लेकर के सबसे दुर्लभ घटना मानी जा सकती है। दूसरी बात दोस्तों कि 1809 में, क्योंकि उसके बाद अंग्रेजों को जो कठिन चुनौती उसकी ओर से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका के द्वारा जो सहयोग की मांग की गई थी वेलुथम्पी द्वारा इन देशों से, इन देशों ने वो सहयोग नहीं किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि लगातार अंग्रेजों की मजबूत सैन्य व्यवस्था के अधीन या उसके सामने हारने की वजह से वेलुथम्पी इतना आहत हुआ कि कई बार की हार के बाद उसने आत्महत्या कर ली वर्ष 1809 में। इस विद्रोह की, जैसा मैंने कहा, सबसे खास बात यही है बच्चों कि ये अंग्रेजी सेना को उखाड़ फेंकने का एक आह्वान भी इसमें किया गया और उस आह्वान को एक नाम दिया गया है जिसे हम लोग कुंडारा घोषणा पत्र कहते हैं। और कुंडारा घोषणा पत्र को लेकर के ही सीधा सीधा सवाल बनाया गया है कि कुंडारा घोषणा पत्र किस घटना से संबंधित है। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है तो आप बहुत अच्छी तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि त्रावणकोर के दीवान, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा प्रशासन संबंधी आंतरिक मामलों में अंग्रेजों से, आज से दोस्तों यहां पर कंपनी से था, तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये पहली बात है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात पर आते हैं। अंग्रेजी सेना को उखाड़ फेंकने के लिए वेलुथम्पी द्वारा किए गए आह्वान को नाम क्या दिया गया था बच्चों? इसी के लिए मैंने आपको नाम बताया भी, कुंडारा घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या कुंडारा उद्घोषणा भी बोला जाता है। कुंडारा उद्घोषणा कहा गया। ठीक है बच्चों, और जब हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे तो वो हम उसमें उसी विशेषता की बात करेंगे जो इसे दूसरे समकालीन विद्रोहों से अलग बनाती है, और वो है फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों से
मांगा जाने वाला सहयोग जो कि वेलुथम्पी ने मांगा, वो अलग बात है कि उसने ये कोशिश की और इस कोशिश का उसे कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। वेलुथम्पी द्वारा वेलुथम्पी द्वारा फ्रांस और अमेरिका से भी फ्रांस और अमेरिका से क्या किया गया बच्चों? सहयोग की मांग की गई या सहयोग के लिए संपर्क किया। सहयोग के लिए संपर्क किया गया। ठीक है। और एट लास्ट 1809 में लगातार होने वाली पराजयों से आहत होकर वेलुथम्पी ने बच्चों आत्महत्या कर ली। वेलुथम्पी ने आत्महत्या कर ली और इसी के साथ ये विद्रोह या यूं कहिए कि यह आंदोलन समाप्त हो जाता। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके किस विद्रोह से रिलेटेड थे? ये चारों पॉइंट रिलेटेड हैं आपके वेलुथम्पी के विद्रोह से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट विद्रोह की और उस विद्रोह को हम लोग नाम देते हैं पाइका विद्रोह। ठीक है, क्या नाम है बच्चों इसका? पाइका विद्रोह। पहला सवाल जो आपके सामने आएगा वो ये है बच्चों कि पाइका एक्चुअल में है कौन, और ये जो नाम हम लोग देख रहे हैं पाइका का, ये नाम कहां से आया हुआ है? तो दोस्तों, उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिकों के लिए ये नाम इस्तेमाल किया जाता था, पाइक या पाइका। और एक बड़ी व्यवस्था यहां पर यह थी कि वहां के जो स्थानीय शासक थे वो इन सैनिकों को नगद वेतन नहीं देते थे, बल्कि उन सैनिकों द्वारा नगद वेतन के बदले इन्हें कर मुक्त भूमि दी जाती थी, यानी ऐसी जमीन जिस पर उन्हें कोई टैक्स या लगान नहीं देना होता था। लेकिन अब उस जमीन पर उगे हुए अनाज को वही उनका वेतन माना जाता, वही उनका पारिश्रमिक माना जाता, जिस पर वो अपना जीवन यापन करते थे। मोटे शब्दों में अगर मैं कहूं तो उन सैनिकों को जिन्हें मैंने पाइका का नाम दिया, अगर उन्हें वर्दीधारी किसान कह दिया जाए तो इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तो याद रखें कि उन सैनिकों को चूंकि नगद वेतन के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी खेती करने के लिए, लेकिन जब उस क्षेत्र में, अच्छा, वो जमीन जो थी वो वंशानुगत भी है, ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि एक ही पीढ़ी को मिली, एक पीढ़ी को मिली फिर उसके बाद वो उसकी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती और फिर वो भी उसी के समान यानी अपने पिता के समान ही राज्य की सेना में सैनिक के रूप में नौकरी करता था, और यही उस जमीन के बदले किया जाने वाला पारिश्रमिक था या उनके पारिश्रमिक के बदले मिलने वाला उनका वेतन। लेकिन समस्या तब हुई दोस्तों जब 1803 में उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। 1803 में उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने उस लगान मुक्त भूमि पर कर वसूलने की घोषणा कर दी, और इस घोषणा ने स्थानीय सैनिकों या वर्दीधारी किसानों को नाराज कर दिया। वे अपने जीवन यापन के स्रोत की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हो गए और आखिरकार इसका परिणाम हमें पाइका विद्रोह के रूप में नजर आता है। दोस्तों, कहा जा सकता है कि मार्च 1807 में इस विद्रोह को लीड करने का जो काम किया गया वो जगबंधु नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया, लेकिन यहां पर भी स्थिति वही रही दोस्तों। 1818 तक आते आते इस विद्रोह ने अपना, कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रबल रूप अख्तियार कर लिया, सबसे मजबूत रूप अख्तियार कर लिया, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की सैन्य क्षमताओं के सामने यह संगठित विद्रोह
क्योंकि वो वर्दीधारी किसान थे, संसाधनों की कमी से वो पहले भी जूझ रहे थे, चाहे बात हथियारों की हो या फिर बात हो कुशल रणनीति की, युद्ध संबंधी स्ट्रेटजी की। इन सारी कमियों की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और फाइनली 1818 में ये विद्रोह शिथिल पड़ता चला गया। उसके बाद से ये विद्रोह खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाइका की बात हो रही है तो सबसे पहले याद रखें, पाइका उड़ीसा के क्या हुआ करते थे बच्चों? परंपरागत पैदल सैनिकों की टुकड़ी हुआ करती थी। परंपरागत पैदल सैनिक थे। ठीक है, पाइका उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे जिन्हें वेतन के बदले लगान मुक्त भूमि दी गई थी। जो वंशानुगत थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या बेटा? लेकिन 1803 में उड़ीसा पर अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद, उड़ीसा पर अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद क्या हुआ बच्चों? अंग्रेजों ने उनसे इस बात की मांग करना शुरू कर दिया कि वे लोग उनके लिए क्या करें? वे लोग उनके लिए 1803 में उड़ीसा पर अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने की घोषणा की गई। लगान वसूलने की घोषणा की गई जिसने पाइका कृषकों, अब चाहे आप उन्हें कृषक कहिए या फिर आप उन्हें सैनिक कहिए, ठीक है, सैनिकों को नाराज करने का काम किया, आक्रोशित कर दिया, आक्रोशित कर दिया। और अंत में क्या हुआ बेटा? तो जैसा मैंने बताया, इसका अंत कैसे हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा यह काम जो यहां पर किया गया, इसके बाद की स्थिति यह बनी बेटा कि मार्च 1817 में यह विद्रोह का जो नेतृत्व हुआ वो जगबंधु को मिला। मार्च 1817 में, मार्च 1817 में इस विद्रोह का, मार्च 1817 में इस विद्रोह का नियंत्रण, या यूं कहिए कि नेतृत्व, ना कि नियंत्रण, नेतृत्व जगबंधु को मिला। लेकिन परिणाम सबको पता है, यह नेतृत्व भी ज्यादा समय तक इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सका और फाइनली 1818 में, लेकिन 1818 में संसाधनों तथा संसाधनों तथा
रणनीतिक विफलता की वजह से, रणनीतिक विफलता की वजह से ये आंदोलन भी शिथिल पड़ गया। ये आंदोलन भी शिथिल पड़ गया। ठीक है, तो ये हुई बात दोस्तों इस विद्रोह की। जिसका नाम मैंने क्या बताया आपको, इसका नाम है आपका पाइका विद्रोह। ठीक है, तो ये विद्रोह भी हमारा यहां पर क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और विद्रोह की, जिसे हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से भी बुलाते हैं। अब इसे आप मुंडा विद्रोह कहें चाहे उलूग खनी विद्रोह कहें, दोनों नामों से हम इसका नाम लेते हैं। मुंडा विद्रोह या इसी को कहा जाता है बेटा उलूग खनी विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाले जनजातीय विद्रोहों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली विद्रोह अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो मुंडा विद्रोह था। ध्यान दीजिएगा, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाली मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडा जनजाति द्वारा इस विद्रोह का क्या किया गया बच्चों, नेतृत्व किया गया। अब देखिए यहां पर एक बड़ी बात यह है बेटा, इस विद्रोह की जो सबसे खास बात है कि मूल रूप से जनजातियों के जो भी विद्रोह हुए हैं उन जनजातियों के विद्रोहों के केंद्र में हमेशा से उनके प्राकृतिक संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण करने की जो मानसिकता रही है वही इसका सबसे बड़ा कारण रहा। मूल रूप से भारत के संदर्भ में अगर बात हो रही है तो याद रखिएगा कि भारत के संदर्भ में खासकर झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में उस समय एक युवक जिसका नाम था बिरसा मुंडा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नाम था बिरसा मुंडा, जिसे स्थानीय लोग उलगुलान के नाम से भी बुलाते थे। बिरसा मुंडा द्वारा स्वयं को स्थानीय जनजाति का मुक्तिदाता मुक्तिदाता घोषित कर दिया गया। यह घोषित किया गया था, जिसे मानकर स्थानीय जनजाति के लोगों ने जनजाति के लोगों ने उसे भगवान घोषित कर दिया था या उसे भगवान मान लिया था। ठीक है, तीसरा काम यहां पर कि जन भावना को अपने पक्ष में करने के बाद जन भावना को अपने पक्ष में करने के बाद
बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, है ना बेटा, विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं। अब देखिए, मूल रूप से 1893 की बात हम करेंगे। इस वर्ष ये आंदोलन स्टार्ट हुआ या प्रारंभ हुआ था बच्चों, और फाइनली ये आंदोलन चलता रहा सन 1890 तक, यानी मजबूती से करीब 7 सालों तक ये आंदोलन चला। और जब बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया दोस्तों, तो इसका परिणाम यह हुआ कि अब ब्रिटिश सत्ता के लिए वो आंखों की किरकिरी बन गया, जिसे रास्ते से हटाने की कोशिशें उस समय ब्रिटिश सत्ता के द्वारा की जाने लगी। हालांकि यहां पर एक बड़ी बात थी कि गोरिल्ला पद्धति से छिपकर किए गए हमलों द्वारा बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचा, अंग्रेजों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा, अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बातें यहां तक? तो अब फाइनली याद रखें कि जब बाद में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे फांसी दे दी गई, तब जाकर के ये विद्रोह ये कहा जा सकता है कि शिथिल तो पड़ा, लेकिन उसके बाद उसके समर्थकों ने भी लंबे समय तक इस आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश की, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाता है, तो बहुत हद तक वो अपने उद्देश्यों और अपने आदर्शों से भी कहीं ना कहीं भटक जाता है, और वैसा भी यहां पर भी हमें देखने को मिलता है। फिलहाल बाद में आगे चल करके ये आंदोलन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ये आंदोलन भी बेटा निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। एक पॉइंट और हम लोग चर्चा करेंगे, और वो है बच्चों स्पेशली 1828 में होने वाला एक और विद्रोह, जिसे हम लोग अहोम विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अहोम विद्रोह। इस विद्रोह का जो समय है वो है वर्ष 1828 का। ठीक है दोस्तों, असोम जो है, अहोम की अगर बात करें, तो अहोम मुख्य रूप से असम के लोग थे। असम में रहने वाली एक स्थानीय जनजाति मानी जाती है, और मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा म्यांमार तक अपने लिए एक सीधा रूट बनाने के लिए, कॉरिडोर डेवलप करने के लिए जब उत्तरी असम के क्षेत्रों पर नियंत्रण किया गया, तो इस घटना को असमिया अहोम लोगों द्वारा अपनी संप्रभुता और अपने क्षेत्र पर किए गए एक अतिक्रमण की तरह देखा गया, और इसी अतिक्रमण के खिलाफ इस विद्रोह ने सूर पकड़ा, या इस विद्रोह का प्रादुर्भाव हुआ, इस विद्रोह का जन्म हुआ, जिसे हम लोग अहोम विद्रोह के नाम से जानते हैं। सन 1828 से 1830 के बीच इस विद्रोह को नेतृत्व मिला आपके गोमधर कुंवर का, और गोमधर कुंवर ने इस हद तक स्थानीय अहोम लोगों के मन में अपने लिए सम्मान और विश्वास कायम कर लिया था कि उन लोगों ने उसे अपना राजा घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों, जोरहाट नामक जगह पर, इतना ही नहीं, जोरहाट नामक जगह पर जो है असम के, इसी गोमधर कुंवर का राज्याभिषेक भी किया गया। लेकिन बाद में जब असम के राजा को वो समस्त क्षेत्र हस्तांतरित कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा, तब कहीं जाकर के ये विद्रोह क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, तो असम के अहोम उत्तराधिकारियों द्वारा असम के
अहोम उत्तराधिकारियों द्वारा इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिसका मुख्य कारण जिसका मुख्य कारण उत्तरी असम पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। अंग्रेजों का नियंत्रण था। ठीक है, दूसरी बात, म्यांमार तक गलियारे का निर्माण करने और सीधी पहुंच सुनिश्चित करने की अंग्रेजों की इस योजना ने अहोम जनजाति के लोगों को आशंकित कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, 1828 से 1830 के मध्य ओमधर कुंवर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका जोरहाट में राज्याभिषेक भी कर दिया गया। राज्याभिषेक करके स्थानीय लोगों ने उसे राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो यह विद्रोह थोड़े समय तक चला, लेकिन गोमधर कुंवर के बाद, जैसा मैंने कहा, स्थानीय राजा तीरथ सिंह को वो उत्तरी असम का नियंत्रण सौंप देने के बाद यह विद्रोह जो है वो स्वतः ही बच्चों समाप्त हो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। इसकी पहली श्रृंखला हमने आप तक पहुंचा दी है और मैं उम्मीद करता हूं इस पर आप लोग अपने ओपिनियन से हमें परिचित जरूर कराएंगे, अपनी राय से। और मैं अगली श्रृंखला में फिर से आपके सामने आऊंगा कुछ और महत्वपूर्ण विद्रोहों को लेकर, तब जाकर के हमारा ये सेगमेंट पूरा खत्म होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों और बातें करेंगे 1857 के क्रांति की। तब तक के लिए नमस्कार।